Assalamu alaikum. Today our topic is anti-diuretic hormone or vasopressin. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Sources: this hormone is synthesized in hypothalamus, supraoptic nucleus of hypothalamus. Some portion is also synthesized in paraventricular nucleus of the hypothalamus, but main portion from supraoptic nucleus. Then this hormone goes to the posterior pituitary where it's stored and then secreted after signals. This is a peptide hormone. Functions: the primary function of this hormone is regulation of serum osmolality. There are special receptors present on the distal convoluted tubule and collecting ducts of the kidney called V2 receptor or type 2 vasopressin receptor. Through these receptor activation, it causes water reabsorption from the kidneys. And then there are other receptor present on the blood vessels called V1 receptor or vasopressin type 2 receptor. Through these receptor, it causes vasoconstriction and regulates the blood pressure. So two main functions: serum osmolality regulation and blood pressure regulation. Factors regulating secretion of ADH: decrease blood pressure and increase plasma osmolality. ब्लड प्रेशर डिक्रीज करता है तो एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन आता है, वो जाके हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है, हाइपोथैलेमस से एडीएच बनता है एंड देन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी इट इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड वेसल. थ्रू ब्लड वेसल इट गोज टू द किडनी. हेयर बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे इसके V2 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जहाँ पे आके वो अपना एक्शन करता है. दूसरा, प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी जब ज़्यादा हो जाती है, प्लाज्मा में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है, उसके नतीजे में भी एडीएच रिलीज़ होता है. एडीएच आया ब्लड से आके बेसोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ डीसीटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द किडनी पे एक्ट करेगा, वहाँ के प्रिंसिपल सेल्स पे. रिसेप्टर V2 रिसेप्टर वहाँ से एक्टिवेट करेगा एडिनाइलाइल साइक्लेज को. एडिनाइल साइक्लेज प्रोटीन काइनेज ए एंड देन इट एक्टिवेट्स दी एक्वापोरिन चैनल्स. एक्वापोरिन चैनल इंसर्ट हो जाएंगे ट्यूब्यूलर साइड वाली मेम्ब्रेन पे और वहाँ से ट्यूब्यूल से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएंगे एंड देन इट गोज इनटू द सेल एंड वाटर फिर सेल से एक्वापोरिन 3 चैनल्स के ज़रिए से ब्लड वेसल्स में जाएगा. लेकिन एक्वापोरिन 3 चैनल्स आर नॉट अंडर इफेक्ट ऑफ ADH. Only aquaporin 2 channels are under effect of ADH. Through this, अब उसने सारा पानी रीअब्जॉर्ब कर लिया ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल के अंदर वॉल्यूम ब्लड वाटर का ज़्यादा हो जाएगा और ऑस्मोलैलिटी जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी. और जो यूरिन से वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ था, तो यूरिन में जब सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी ज़्यादा कर जाएगी और यूरिन का वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से कॉन्सनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा. दिस इज़ अ फ्लो चार्ट. जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH आया, ADH V1 रिसेप्टर जो ब्लड वेसल्स पे थे, अभी हमने बात की थी, वहाँ पे ब्लड वेसल पे अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगी और फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाएगा. दूसरा, V2 रिसेप्टर जो किडनी के प्रिंसिपल सेल्स पे मौजूद थे, वहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाई और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा. वाटर की रीअब्जॉर्प्शन से सीरम ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, यूरिन ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी और कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा. अगर ADH की, अब इसकी हम पैथोलॉजी देख लेते हैं कि अगर ADH की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा और अगर ADH बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या इफ़ेक्ट आएगा. अगर ADH की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसके नतीजे में होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस. डायबिटीज़ इंसिपिडस की 2 टाइप्स होती हैं, सेंट्रल एंड नेफ्रोजेनिक, लेकिन दोनों के क्लिनिकल फीचर्स सेम होंगे, पोलीयूरिया एंड पोलीडिप्सिया. अब क्या है, ADH की डेफिशिएंसी है, ADH वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवा रहा, तो सारा पानी यूरिन में जाएगा. यूरिन में जाने की वजह से बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा, पोलीयूरिया. अब बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी और बहुत ज़्यादा पानी पिएगा. देन पोलीडिप्सिया. दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स इन डायबिटीज़ इंसिपिडस. अब बहुत ज़्यादा पानी का लॉस हो रहा है तो पीछे ब्लड के अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो सीरम की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी और यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज़ हो जाएगी. अब मैंने बताया 2 टाइप्स होती हैं. जो सेंट्रल है उसके अंदर ये हुआ कि ADH बन ही नहीं रहा या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ नहीं हो रहा, दोनों जगह पे कोई मसला है.
जो नेफ्रोजेनिक है उसमें यह है कि एडीएच बन भी रहा है और रिलीज़ भी हो रहा है, लेकिन वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा, उसके रिसेप्टर्स में कोई म्यूटेशन आ गई है या कोई ड्रग्स है जो उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही है। अब यहाँ टेबल पे दोनों का डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सेंट्रल में कि एडीएच डिक्रीज़ है, नेफ्रोजेनिक में एडीएच की रेजिस्टेंस हुई हुई है। अब सेंट्रल में हम कॉजेज़ देख लेते हैं कि इडियोपैथिक, ब्रेन इंजरी, ट्रॉमा, हाइपोक्सिया, ट्यूमर, सर्जरी, इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़, कोई भी ऐसा मसला जो हाइपोथैलेमस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अफेक्ट कर रहा है। और जो नेफ्रोजेनिक है उसमें V2 रिसेप्टर की म्यूटेशन हो गई है या फिर कोई ऐसी ड्रग्स, लिथियम डेमिक्लोसाइक्लिन, जो ADH रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैलीमिया। अब इसमें दोनों में सीरम की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी क्योंकि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, उसमें ADH है नहीं सेंट्रल में और नेफ्रोजेनिक में ADH अपना एक्शन नहीं कर पा रहा, तो दोनों में वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, उसके नतीजे में सीरम ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। ADH के लेवल दोनों में नॉर्मल होंगे, उसमें डिक्रीज़ होंगे और उसमें नॉर्मल या इंक्रीज़ होंगे। वाटर रिस्ट्रिक्शन और डेस्मोप्रेसिन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से हम चेक करेंगे। वाटर रिस्ट्रिक्शन में पेशेंट से कहेंगे 2-3 घंटे तक उसने बिल्कुल पानी नहीं पीना, उसके बाद हर घंटे बाद उसकी यूरिन की ऑस्मोलैलिटी और यूरिन का वॉल्यूम चेक करेंगे। दोनों में, सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक दोनों में कोई ख़ास फर्क चेंज नहीं नज़र आएगा क्योंकि ADH अपना काम नहीं कर पा रहा। डेस्मोप्रेसिन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो जो सेंट्रल है उसके अंदर डेस्मोप्रेसिन इज़ ADH एनालॉग, तो डेस्मोप्रेसिन आते साथ अपना काम कर देगा, यूरिन की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। और नेफ्रोजेनिक के अंदर तो ADH तो पहले से ही मौजूद था बॉडी के अंदर, लेकिन रिसेप्टर में म्यूटेशन थी, आप ऊपर से जितना मर्जी डेस्मोप्रेसिन देते रहें वो अपना फंक्शन नहीं करेगा, तो उसमें मिनिमल चेंज इन यूरिन ऑस्मोलैलिटी। तो सेंट्रल का ट्रीटमेंट में यही करेंगे कि उसे डेस्मोप्रेसिन दे देंगे, ADH एनालॉग्स दे देंगे। नेफ्रोजेनिक में अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करेंगे, लो सोलिड डाइट देंगे। अमाइलोराइड इज़ अ सोडियम चैनल ब्लॉकर, वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ कर देगा, तो सोडियम यूरिन में जाने लग पड़ेगा और जो ब्लड के अंदर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई है वो बैलेंस आउट हो जाएगी। इंडोमेथासिन देंगे जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। देयर इज़ एन अदर कंडीशन प्राइमरी पोलिडिप्सिया, जिसके सिम्टम्स डायबिटीज़ इंसिपिडस जैसे होंगे कि पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है। अब उसकी कॉज पीछे चेंज होती है, उसमें क्या है, कोई साइकेट्रिक इलनेस है या थर्ड सेंटर पे कोई लीजन हो गई है, तो उसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है। उसमें यह होगा सीरम ऑस्मोलैलिटी चेक करेंगे तो वो डिक्रीज़ होगी क्योंकि ब्लड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई हुई है। डायबिटीज़ इंसिपिडस में बॉडी के अंदर पानी की कमी थी क्योंकि सारा पानी यूरिन में जा रहा था। पहला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। दूसरा, ADH लेवल नॉर्मल होंगे। तीसरा, हम वाटर रिस्ट्रिक्शन, वही पेशेंट से कहेंगे आपने 2-3 घंटे पानी नहीं पीना, तो जब 2-3 घंटे पानी नहीं पिएगा तो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, सिग्निफिकेंट इंक्रीज़। डेस्मोप्रेसिन देंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका ट्रीटमेंट ये है कि पेशेंट से कहेंगे कि आपने पानी बहुत ज़्यादा नहीं पीना, वाटर रिस्ट्रिक्शन करवा देंगे। दूसरा, हमने कहा था कि अगर ADH के बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग पड़े तो उससे क्या होता है, उसे कहते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH, SIADH। हाइपोथैलेमस से ADH आया, आगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हुआ और यहाँ पे कोई ऐसा मसला हो गया जिसकी वजह से ADH बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। ADH बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसके नतीजे में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होगी। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो यूरिन का वॉल्यूम डिक्रीज़ कर जाएगा और यूरिन की ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। वाटर रीअब्जॉर्ब ज़्यादा होगा तो सीरम वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा और सीरम की ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज़ कर जाएगी क्योंकि उसमें पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी है तो सोल्यूट्स कम हो जाएंगे। अब इसको ट्रीट करने के लिए इसकी कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि ADH क्यों इतना ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है। उसका एक निमोनिक है, उसकी कॉजेज़ याद करने के लिए हील्ड HEELD, H से हेड ट्रॉमा या CNS का डिसऑर्डर, E से एक्टोपिक ADH, स्मॉल सेल लंग कैंसर के वहाँ से ADH बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर एक्सोजीनस हार्मोन ले रहे हैं जैसे डेस्मोप्रेसिन हो गया, वेसोप्रेसिन या ऑक्सीटोसिन, या फिर लंग डिजीज़ और D से ड्रग्स, कोई ऐसी ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है जैसे SSRIs, कार्बामेज़ेपाइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड। अब इस कंडीशन को ट्रीट करने का क्या तरीका है कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। दूसरा, साल्ट टैबलेट्स देंगे कि सीरम ऑस्मोलैलिटी ठीक हो जाए। हाइपोटोनिक सेलाइन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स होंगे। और चौथा, डायूरेटिक्स, बॉडी के अंदर जो बहुत ज़्यादा वाटर इकट्ठा हुआ है वो निकल जाए। ADH एंटागोनिस्ट देंगे ताकि जो है वो ADH की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो सके। ADH एंटागोनिस्ट में डेमिक्लोसाइक्लिन, कोनिवेप्टन, टोलवेप्टन, ठीक है। इस तरीके से हम इस कंडीशन को कंट्रोल करेंगे क्योंकि अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा
वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, उसकी वजह से सेरिब्रल एडीमा और ब्रेन डेथ होने के चांसेस होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ADH. नाउ ऑक्सीटोसिन, इट इज़ also synthesized in hypothalamus, paraventricular nucleus of hypothalamus. Some amount is synthesized by supraoptic nucleus, but main concentration from paraventricular nucleus. And then suckling sends signal to hypothalamus, release of oxytocin from posterior pituitary, contraction of muscles around lactiferous duct, and milk begin to flow. सो मेनली इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अराउंड लैक्टिफेरस डक्ट। दूसरा इसका यूट्रस के ऊपर एक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल इन प्रेग्नेंट यूट्रस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। अगर कोई बात ना समझ आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।